एक ओर बद्रीनाथ धाम में बाबा बद्री विशाल का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर केदार घाटी में मौसम साफ होने के बाद श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। देखिए। आस्था के मोर्चे से आई पहली तस्वीर बद्रीनाथ धाम की है। यहाँ बाबा बद्री विशाल मंदिर का अनूठा श्रृंगार किया गया है, तो वही दूसरी तस्वीर केदारनाथ धाम की है, जहाँ सुहाने मौसम के चलते भारी संख्या में श्रद्धालु केदार घाटी पहुंच रहे हैं और बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। अब आपको एक एक करके आस्था के इस अनूठे नजारे के बारे में विस्तार से बताते हैं। यूं तो 4 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पहाड़ों पर 17 जुलाई से सावन का शुभारंभ हुआ है, जिसे यहाँ पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यही वजह है कि बद्री विशाल के दरबार को भव्य और दिव्य सजावट दी गई है। बाबा के दरबार को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। खास बात यह है कि भक्तों ने खुद मंदिर का भव्य श्रृंगार करने का बीड़ा उठाया है, जिसकी झलक तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। अब आप जरा केदार घाटी का नजारा देखिए। मॉनसून के बाद खिली धूप से बाबा केदार की नगरी की खूबसूरती और भी निखर गई है। चारों ओर खिली हरियाली के चलते धाम की भव्यता में 4 चांद लग गए हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हर रोज करीब 4 से 5 हजार के बीच भक्त केदार घाटी पहुंच रहे हैं। चमोली से कमन नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और केदार घाटी के बाद अब आपको लिए चलते हैं भोलेनाथ की नगरी बनारस। यहां इन दिनों लकड़ी पर गढ़े गए विश्वनाथ धाम के मॉडल की हर ओर चर्चा हो रही है। सावन के पावन महीने में लकड़ी से बनी रेप्लिका की डिमांड जो है खूब बढ़ गई है, जिसके बाद शिव भक्तों से लेकर कारीगरों के चेहरे भी खुश हैं। ये काशी है, जहां शिव महादेव हैं और शक्ति गौरा, जहां शब्द वेद हैं और गंगा मोक्ष का द्वार, जहां सुबह बनारस के रंग भी हैं और रसखान के छंद भी हैं। सावन के इस पावन महीने में काशी में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में शिव भक्त भोले बाबा के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से यहां श्रद्धालुओं की भीड़ तो बढ़ी ही है। विश्वनाथ मंदिर की लकड़ी से बनी रेप्लिका की डिमांड भी बढ़ गई है। घरों को सजाने और उपहार में देने के लिए काशी विश्वनाथ धाम का मॉडल श्रद्धालुओं की पहली पसंद है। अभी क्या सावन का महोत्सव आ गया है और यहाँ पे काशी में बहुत ही दर्शनार्थी आ रहे हैं। पहले जो ये विश्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ कॉरिडोर की जो डिमांड थी वो और बाकी शहरों से और देशों से आ रही थी, वो तो आ ही रही है, पर उसके साथ जो बाहरी दर्शनार्थी काशी में आ रहे हैं वो भी इसको डिमांड बहुत कर रहे हैं। जीआई टैग वाली लकड़ी से तैयार बाबा विश्वनाथ धाम की रेप्लिका को बड़ी ही बारीकी से ये कारीगर तैयार कर रहे हैं। 1 से 5 मिलीमीटर की लकड़ी पर इस रेप्लिका को तराशा जाता है। एक मंदिर को बनाने में 3 से 4 लोग अलग अलग काम करते हैं, जिसके बाद इस अनोखी कलाकारी को अंजाम दिया जाता है। कारीगरों के चेहरों पर इस बात को लेकर खुशी भी है कि उनकी बदौलत लोगों के घरों तक काशी की पहचान पहुंच रही है।
सर खुशी तो बहुत है क्योंकि इसका डिमांड बहुत हो रहा है, बहुत लोग इसको अपने घर ले जा रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हर एक घर में जा रहा है। खुशी है जी बहुत खुशी है। विश्वनाथ धाम की रेप्लिका काफी वक्त से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन जब बात सावन के महीने की हो तो लाखों शिवभक्त बाबा के दरबार आ रहे हैं और लकड़ी पर गढ़ी इस दिव्य कलाकृति की जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के मामले में अब सीधे तौर पर जांच एजेंसियों की एंट्री हो गई है। कल एटीएस ने करीब 8 घंटे तक नोएडा में सीमा, सचिन और उसके पिता से पूछताछ की। इन सभी से अलग अलग सवाल पूछे गए। ये पूछताछ आज भी जारी रहेगी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सीमा ने अब तक पबजी से ही प्यार की बात को कबूला है। पबजी बन गई लवजी। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। एटीएस की पूछताछ से कुछ घंटे पहले सीमा हैदर घर पर कुछ इस अंदाज में नजर आईं। वो लाल साड़ी में भारतीय गानों पर डांस करती दिखाई दी और सिर पर पल्लू भी ओढ़े हुई थीं। लेकिन फिर जब 8 घंटे तक एटीएस की पूछताछ हुई तो वो कुछ इस अंदाज में नजर आईं। नोएडा के सेक्टर 94 में यूपी पुलिस के कमांड सेंटर से जब सोमवार रात उन्हें गाड़ी के जरिए ले जाया जा रहा था तो वो एक बारगी मीडिया कर्मियों की ओर देखती हैं और फिर मुंह दूसरी तरफ कर लेती हैं। एटीएस ने यहाँ सीमा ही नहीं, सचिन और उसके पिता से भी देर रात तक पूछताछ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसमें जो है सचिन जो है वो बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आईबी के इनपुट के बाद एटीएस ने तीनों से पूछताछ की। इस दौरान यूपी एटीएस ने तीनों से अलग अलग पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाई। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीमा ने बार बार ये कहा कि वो सचिन से सच्ची मोहब्बत करती है, इसलिए भारत आई। सीमा से एटीएस की टीम ने उसके परिवार और जन्म स्थान से जुड़े कई सवाल भी किए। एटीएस सूत्रों की माने तो अभी तक सीमा ने केवल पबजी के जरिए ही सचिन से मुलाकात होने के बारे में बताया है। उत्तर प्रदेश की एटीएस जहां एक तरफ सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जांच एजेंसियां भी अब सीमा हैदर से पूछताछ करने में जुटी हुई हैं। पाकिस्तान के रास्ते नेपाल होते हुए भारत के अंदर उसने कैसे प्रवेश किया, इसके बारे में भी रिपोर्ट एसएसबी से मांगी गई है। उत्तर प्रदेश एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियां हर छोटे छोटे सवालों के जरिए कड़ियां जोड़ने में लगी हैं। मसलन सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? क्या दोनों सचमुच पबजी पर ही पहली बार मिले? सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था? सचिन से पहली बार मिलने और फिर भारत आने तक सीमा किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी? सोशल मीडिया पर कहां-कहां सीमा के अकाउंट हैं? व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है? पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा उसका क्या सबूत है? बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली क्या है? कराची से काठमांडू तक के सफर की कहानी क्या है? काठमांडू के किस होटल में वो सचिन के साथ रुकी थी? काठमांडू के किस मंदिर में और कब दोनों ने शादी की थी? क्या सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से थी? सचिन और उसके पहले पति गुलाम हैदर का सच क्या है? सीमा के चारों बच्चों की हकीकत क्या है? पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में थी? पिछले कुछ सालों में सीमा कौन कौन से मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रही थी? क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था? क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है?
इसके अलावा उसने पाकिस्तानी सिम क्यों तोड़ी? 6 पासपोर्ट और पाकिस्तान आईडी कार्ड में जन्मतिथि 2002 लिखे होने की असलियत क्या है? बड़ी बात यह भी है कि सीमा जब गिरफ्तार हुई तो पुलिस को उसके पास से 4 मोबाइल फोन मिले थे, कुछ फोन टूटे हुए थे। पुलिस ने उन फोन को रिपेयर करवाया और उसका डेटा भी अब पुलिस के पास है, जो कि पुलिस से अब एटीएस के पास पहुंच चुका है। कई नई जानकारियां भी हैं जिनके आधार पर लगातार अब एटीएस खासकर सीमा से पूछताछ करेगी। फिलहाल सीमा हैदर को गौतम बुद्ध नगर की सिविल कोर्ट ने जमानत दी हुई है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं। सीमा लोकल पुलिस अधिकारी को बिना जानकारी दिए भारत नहीं छोड़ेंगी। अगर सीमा वर्तमान पते को बदलती हैं, तो वो इस बारे में अदालत को बताएंगी। इसके अलावा शर्त है कि सीमा दोबारा कोई अपराध नहीं करेंगी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अपने साथ 4 बच्चों को लेकर के आई है, लेकिन उसके द्वारा जो कहानी बताई गई कि वो 5वीं पास है, उसके साथ 4 बच्चे हैं, उससे 6 पासपोर्ट बरामद हुए। 4 उसके बच्चों के पासपोर्ट हैं और 2 पासपोर्ट उसके नाम के, जो पाकिस्तान से बने हैं। सीमा का असली सच क्या है, इसकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी तय है कि जांच एजेंसियां बिना सबूतों के अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। अब एटीएस सीमा, सचिन और उसके पिता के बयानों को मैच कर रही है ताकि पूरा सच सामने आ सके। तब तक पूछताछ का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, अरविंद ओझा, मनीष चौरसिया और लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रेम प्रसंग अपनी जगह और कानून अपनी जगह। बात उस चक्रव्यूह रचना की कर लेते हैं जिसे सरहद पार भारतीय सेना तैयार कर रही है। असल में चीन और पाकिस्तान के पास वाली सीमाओं पर नजर रखने के लिए सेना 97 मेड इन इंडिया ड्रोन हासिल करने की तैयारी कर रही है। इस पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। सरहद की निगरानी के लिए अब भारत तैयार कर रहा है ड्रोन आर्मी। तकनीक और सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए असंभव होगा। चीन की नापाक चाल और पाकिस्तान की घुसपैठ वाली पैंतरेबाजी से निपटने के लिए भारतीय सेना तकनीक को अपना हथियार बना रही है। इसी कोशिश के तहत चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर नजर रखने के लिए भारत जल्द 97 मेक इन इंडिया ड्रोन हासिल करने जा रहा है। भारतीय सेना की ये ड्रोन आर्मी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगी। इस प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के फैसले के बाद इस प्रस्ताव को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। इन ड्रोन्स के हासिल होने पर भारतीय सेना की मीडियम और लॉन्ग रेंज सर्विलांस की जरूरत पूरी होगी और पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं की निगहबानी और मजबूत होगी। भारतीय रक्षा बलों की ओर से संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन में जमीनी और समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए मध्य ऊंचाई तक की निगरानी के लिए ऐसे ड्रोन की जरूरत महसूस की गई है और अब इस योजना के जल्द अमल में आने की संभावना है। इन ड्रोन्स के आने से भारतीय वायुसेना को काफी मदद मिलेगी। 97 में से 40 ड्रोन भारतीय सेना के सुपुर्द किए जाने की संभावना है। ये ड्रोन उन 46 हेरून यूएई के अलावा होंगे जिन्हें तीनों सेनाओं ने कुछ साल पहले हासिल किया था। ताकत की बात करें तो प्रीडेटर ड्रोन्स जहां हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी में आते हैं, तो वहीं ये मेक इन इंडिया ड्रोन्स मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी में आते हैं। गुड न्यूज ये भी है कि जो ड्रोन पहले से सेवा में हैं, उन्हें मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपग्रेड कर रहा है, यानी तकनीक
अब भारतीय सेना की नई ताकत और पहचान बनने जा रही है और वो सरहद पर किसी भी दुर्गम और मुश्किल चुनौती से निपटने में पहले से ज्यादा सक्षम होगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात सेहत और फिटनेस से जुड़ी हुई। विराट कोहली का कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इसमें विराट एक डंबल को पकड़े उठक बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वो अपने पसंदीदा वर्कआउट का जिक्र भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाइक के शौकीन महेंद्र सिंह धोनी के गैराज का वीडियो भी सामने आया। इतनी बाइक किसी शोरूम में नहीं जितनी धोनी के गैराज में है। वायरल हो रहे इस वीडियो में भारत के पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और सुनील जोशी भी नजर आ रहे हैं। 90 के दशक के ये दोनों खिलाड़ी अपनी रांची यात्रा के दौरान धोनी के फार्म हाउस पहुंचे थे, जहां धोनी ने उन्हें अपना गैराज दिखाया। देखिए, हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारात नदी उफान पर नजर आ रही है। नदी की उफानती जो लहरें हैं उनके बीच जो जिंदगियां हैं वो फंस गई हैं। लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी खबर मिली तुरंत राहत और बचाव अभियान लगातार चलाया गया। फंसे हुए लोगों की मदद के लिए एक क्रेन को बाकायदा बुलाया गया, जिसकी मदद से राहत और बचाव दल के कुछ लोग नदी के बीचों बीच पहुंच गए और फिर उन्होंने नदी के बीच किसी तरह से पैर जमाए खड़े दोनों लोगों को रेस्क्यू किया रस्सी के सहारे। इस रस्सी की मदद से पहले बचाव दल ने बच्चे को अपनी तरफ खींचा और इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब बच्चा जो है रस्सी के सहारे लहरों के बीचों बीच हिचकोले खाते हुए नजर आया, मगर बचाव दल ने हार नहीं मानी। एक सेकंड कीमती था, रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि नदी में पानी होने की वजह से ये बच्चा खेलते हुए नदी के बीचों बीच फंस गया था, मगर अचानक पानी बढ़ने के बाद वहां फंसने से वो चीखने लगा और लोग इससे अलर्ट मोड में आ गए और मुस्तैदी के बदौलत इसको बाहर निकाल लिया गया। और चलिए अब आपको एक ऐसे वाहन का दीदार कराते हैं जिसे देखकर आप कह उठेंगे कि ये वाहन है या अजूबा। 18 पहिए वाले इस वाहन की खूबी ये है कि पत्थरों पर भी फर्राटा भर सकता है और मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी आपको सुहाने सफर का एहसास दिला सकता है। रुकावटें कैसी भी हों, 18 पहियों वाला ये इलेक्ट्रिक व्हीकल थमना नहीं जानता। इसे फिनलैंड के एल्डर एलीव ने इजाद किया है। ये ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल पथरीले रास्तों पर भी आपको सुहाने सफर का एहसास करा सकता है। इसमें खास सस्पेंशन से लैस 18 पहिए हैं और हर पहिए में अलग अलग से इलेक्ट्रिक मोटर फिट हैं, जो इस ATV को बेहद खास बनाती है। हमारा ये वाहन उबड़ खाबड़ रास्तों पर तेज गति से चल सकता है। 35 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक की अवरोध को पार कर सकता है। ये गिरे हुए पेड़ों, पत्थरों, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर चढ़ सकता है। ये वो काम कर सकता है जो दुनिया का कोई दूसरा वाहन नहीं कर सकता। खास बात यह है कि ये वाहन तेज गति से बिना झटकों के मुश्किल से मुश्किल सफर तय कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये वाहन हर मायने में खास है। ये मुश्किल से मुश्किल सफर को आसानी से तय कर सकता है। एलीव कहते हैं कि उनका ये ऑल टेरेन व्हीकल खास सस्पेंशन और वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जमीन पर बहुत कम दबाव बनाता है। इस मॉडल पर अभी काम किया जा रहा है। इसमें कुछ बदलाव और बेहतरी के साथ इसे साल के अंत तक बाजार में लाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।